हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 9 लेकर के। ओके, सो देखिए अभी तक जो है हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था कंबशन के बारे में। यूजुअली हम जो हैं इस चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं कि कार्बन या कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसमें से हम कंबशन पढ़ चुके हैं। अब देखिए कंबशन क्या होता है। कंबशन अगर हम बिल्कुल सरल लैंग्वेज में देखें तो कंबशन और कुछ नहीं होता है, जलना होता है किसी भी चीज़ का। जैसे लकड़ी अगर जल रही है तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर कंबशन हो रहा है वुड का। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंबशन होने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब उस रिएक्शन में ऑक्सीजन यूज़ होने की वजह से जो है वो रिएक्शन जो है हमारी एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंडर में आ जाती है। बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी कवर कर चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एक एग्ज़ाम्पल था, एक प्रकार था। ओके, सो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कोयल एंड पेट्रोलियम के बारे में कि वो किस तरीके से बनते हैं, क्या प्रोसेस होती है। ओके, एंड देन हम बात कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं। ऑलराइट, अब देखिए हम कोयले या फिर पेट्रोलियम के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब हमने कंबशन के बारे में पढ़ा था तो ये जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ये भी कहीं ना कहीं जो है ये हमारे कार्बन से ही बने होते हैं। सो हमने ये पढ़ा था कि ये जो पेट्रोल होता है, ये जो कोयला होता है, ये काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है। इनको हमने कंबशन में पढ़ा था। ओके, सो यहाँ पर हम जो है इसके बारे में जो कॉमन सी प्रोसेसेस होती हैं, इसको कैसे बनाते हैं, या ये कैसे बनता है, बनाते नहीं हैं। ओके, सो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, which is coal and petroleum। हमने इन दोनों को ही एक ही हेडिंग में इसलिए ले लिया है क्योंकि इनके बनने की प्रोसेस जो है वो नियरली सेम है। ओके, सो हम इसको जो है पॉइंट वाइज देखेंगे। अब देखिए कोयला है या फिर पेट्रोलियम है, इनको बनने में काफ़ी सालों की मेहनत होती है। किसकी? नेचर की, हम इंसानों की नहीं। ओके, सो कोयला एंड पेट्रोलियम जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सालों की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने बोला है काफ़ी ज़्यादा साल, तो मैं यहाँ पे 10-20 साल की बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं 100 सालों तक की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बात हो रही है मिलियंस ऑफ ईयर्स की। ओके, सो कोयला एंड पेट्रोलियम ये हमारे ऐसे फ्यूल्स हैं जिनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं। दैट इज़ वाई हमें जो है चीज़ों को बहुत ही सही से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इनको बहुत ही सही से यूज़ करना चाहिए, इनकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो हमें इनको वापस पाने के लिए ये ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। ओके, सो देखिए कोयला और पेट्रोलियम जो होते हैं ये हमें किससे मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं। ओके, अर्थ से, हमारी प्यारी धरती। ओके, सो ये जो है अर्थ अब क्या करती है? अर्थ क्या खुद बनाती है इनको? जी, अर्थ जो है वो क्या करती है, जो ये बायोमास होता है, बायोमास मतलब जो भी ये बायोमास मतलब जो भी कुछ हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद है, जो कि बायोमास जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रोसेसेस वगैरह होती हैं, लाइक एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, कीट पतंगे, ये जो कुछ भी होते हैं, पेड़ पौधे, एवरीथिंग इज़ बायोमास। ओके,
सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बायोमास जो है, जब ये हमारी इस अर्थ की क्रस्ट में दब जाता है और ये काफ़ी सारी जो है बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से होकर के गुज़रता है, तब हमें जो है लास्ट में कोयला और पेट्रोलियम मिलता है। सो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? सो वी विल राइट इट डाउन दैट these have been formed from biomass। ये बायोमास से बनते हैं, from biomass which have been subjected to various biological and geological प्रोसेसेस। डोंट वरी, अभी मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगी आराम से। तो यहाँ पर जो है इसके बनने की प्रोसेस को जब हम एक लाइन में डिफ़ाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? दैट दीज हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब ये क्या होती हैं? देखिए, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हैं कि उनके अंदर जो उनके अंदर केमिकल है, जो उनकी बॉडी के साथ जो कुछ भी होता है, जो मतलब कह सकते हैं जो भी बैक्टीरिया वगैरह, जो भी माइक्रोब्स वगैरह जो उनके साथ उनकी बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बोलते हैं। एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं? जो हमारी ज्योग्राफी यानी कि जो हमारी क्लाइमेट के द्वारा उन पर इफ़ेक्ट डाला जाता है। लाइक टेम्परेचर हाई हो गया है तो बॉडी डिकम्पोज होना एकदम स्पीड के साथ स्टार्ट कर देती है। टेम्परेचर डाउन हो गया है तो वहीं जो है डिकम्पोजिशन लो चला जाता है। सो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस वो हैं जो affected by climate। बायोलॉजिकल क्या है? affected by microbes and chemicals। ओके, सो ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा सालों तक होती रहती हैं, तब जाके जो है हमें कहीं कोयला और पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि ये बायोमास से जो है बनते हैं, और हमने एक बात क्या जानी थी कि कोयला जो है उसके लिए हम लिख सकते हैं बखूबी एक पॉइंट लिख सकते हैं दैट कोयल इज़ द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, ferns and other plants that lived million years ago। यहाँ पे ये ध्यान देने वाला पॉइंट है that we are talking about millions of years। okay, so let's write it down that coal is the remains of trees, ferns and other plants that lived million years ago। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ क्या क्लियर हुई कि हम अभी पेट्रोल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा कोयला होता है वो हमें प्लांट्स के रिमेन से मिलता है। यहाँ पर जो है हम एनिमल्स को नहीं ले रहे हैं। ऑलराइट, सो कोयला जो होता है वो हमें प्लांट्स से मिलता है। ओके, अब क्या हुआ होता है इनके साथ वो भी हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं दैट सबसे पहले हमने क्या भी ऊपर जाना था कि इनको ये जो है अर्थ की क्रस्ट में दब जाते हैं और वहाँ पर जो है इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। राइट, तो हम लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट दैट दीज
वर pressed by earth and decayed into coal. ओके, अब देखिए ये तो हो गई कोयले की बात। भाई अगर मान लीजिए पेड़ पौधे जैसे दब गए, उनका डिकम्पोजिशन हो गया, उससे हमें कोयला मिल गया, लेकिन कभी जानवर भी तो मतलब एनिमल जो होते हैं वो भी तो हमारे दब जाते हैं ना अर्थ वगैरह में, तो उनका भी तो डिकम्पोजिशन होता है। तो उनसे क्या बनता है आखिर? उनसे बनता है ऑयल एंड गैसेस। सो ऑयल एंड गैसेस आर द रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो नेक्स्ट ये हम कलर चेंज करके करते हैं क्योंकि ये हमारा सेकेंड टॉपिक के लिए है। ओके, ये चूज़ करते हैं या सो ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस are the remains of millions। यहाँ पर मिलियंस में बात हो रही है, ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स that lived in sea। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा नोट करने वाला है, दैट यहाँ पर ये जो हैं वो सी में रह रहे थे। क्योंकि अब देखिए जब वो सी में रह रहे हैं यानी कि समुंदर में रह रहे हैं, तभी वहाँ पर जो है ऑयल एंड गैसेस हमें मिलते हैं, क्योंकि वो लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में होते हैं। एंड कोयला जो है वो धरती की क्रस्ट में बनता है, वो जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, तो इनके साथ भी वही होता है, ये भी मर जाते हैं, उनकी बॉडी जो है वो समुद्र की मिट्टी में जो है कवर हो जाती है। ये भी चलिए हम पॉइंट लिख लेते हैं, दैट they died, comma, their body was covered by slit। अब स्लिट क्या होता है? स्लिट होती है सी डस्ट। समुद्र की जो मिट्टी होती है उसको हम स्लिट बोलते हैं, क्योंकि ये दानेदार होती है, थोड़ी डाटम्स की वजह से बनी होती है। ओके, सो ये जो हैं उस मिट्टी में जो है कवर हो जाते हैं। एंड फिर क्या होता है वो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं। अब वो आपको भी पता है कि क्या हुआ होगा, लाइक उन पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनकी डेड बॉडीज़ पर, और उनको जो है ऑयल एंड गैसेस में परिवर्तित कर देते हैं। एंड अब एक बात बताइए, इतना विशाल हमारा समुद्र होता है, ये उसकी तली में, बिल्कुल उसकी तली में, उसकी मिट्टी के अंदर दबे होते हैं। सो ये प्रोसेस हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस हमारी काफ़ी हाई प्रेशर पे होती है ना, क्योंकि आपके ऊपर इतना ज़्यादा पानी का प्रेशर है, इतना ज़्यादा आप दबे हुए हो अंदर, है ना। सो ये प्रोसेस जो है हमारी हाई प्रेशर पे होती है। सो बैक्टीरिया attacked the dead bodies, turning them into oil and gases under हाई प्रेशर। इनमें जो है काफ़ी हाई प्रेशर हो जाता है। ओके, अब देखिए, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो ये हमारी स्लिट होती है, यानी कि जो हमारी ये समुद्री मिट्टी होती है, इसका क्या होता है कि ये हमारी चेंज हो जाती है किसमें?
रॉक में, यानी कि ये पत्थर बन जाते हैं। भाई इतनी ज़्यादा प्रेशर पे वो किसी चीज़ को जकड़े हुए हैं, सो वो चीज़ जो है वो थोड़ी कहीं ना कहीं भाई बॉडी से भी, प्लांट से भी जो है कहीं ना कहीं केमिकल्स रिलीज़ होते रहते हैं। सो उस वजह से क्या होता है कि जो वो स्लिट होती है, जो मिट्टी होती है आसपास के कुछ एरिया की, वो एकदम कंप्रेस हो जाती है और एक रॉक में परिवर्तित हो जाती है। सो द स्लिट was slowly compressed into rock, यानी कि चट्टान में। और अब देखिए इसी मिट्टी के अंदर जो है वो जो भी पौधा ले लें या फिर कोई एनिमल ले लें, वो दबा हुआ है, तो वो डिकम्पोज होके रहेगा तो उसी में ना, तो उससे जो ये ऑयल एंड गैसेस बनते हैं वो उसी के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, दैट एंड दीज ऑयल एंड गैसेस seeped into the porous parts of the rock। पोरस पार्ट्स मतलब रॉक में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको हम पोरस पार्ट्स बोलते हैं। लाइक आपने कभी ना कभी स्पॉन्ज तो देखा होगा ना, उसमें जिस तरीके से वाटर एकदम वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसमें छोटे छोटे आपको पोर्स ऐसे दिखाई देते हैं, तो यही यहाँ पर भी सेम वैसा ही था। ओके, सो इसीलिए जो है हम कोयला और पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। दैट्स वाई कोल एंड petroleum are called what? फॉसिल फ्यूल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फॉसिल से बने होते हैं, जो काफ़ी पुराने टाइम पे जो जानवर या पेड़ पौधे जो दब के मर जाते हैं उनको जो है एकदम डिकम्पोज करके ये बनते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल्स। ऑलराइट, सो ये आपका एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। आई होप कि आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे होंगे चीज़ों को। ओके, सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ओके, सो यहाँ पर जो है मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी। अगर आपको सच में ऑक्सीडेशन ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स पर, एंड वहाँ जाकर के आप फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन डिटेल में मिल जाएगा। ओके, सो अब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करें ऑक्सीडेशन को लेकर के, तो वो तो ईज़िली हम ऑलरेडी उनको ऑक्सीडाइज करके देख चुके हैं कंबशन के रिएक्शन में। तो हम अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट यही लिख लेते हैं, दैट कार्बन कंपाउंड्स कैन बी easily oxidized on combustion। क्योंकि कंबशन कराने के लिए हमें ऑक्सीजन से ही तो रिएक्ट कराना होता है, एंड वहाँ पर जो है हमारे ये कार्बन कंपाउंड्स एकदम स्ले कर रहे थे, है ना, एकदम जल रहे थे, सो ईज़िली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ऐड करते हैं दूसरे कंपाउंड्स में, मतलब खुद को छोड़कर वो दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो हम अपनी ये एक हेडिंग ही डाल लेते हैं, दैट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी जो है हम
फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटेल में। सो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर capable of adding oxygen to others ओके। यानी कि ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को बाकी के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऐड करते हैं। ओके, सो इसीलिए जो है हम उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं, यानी कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है एंड खुद को रिड्यूस कर रहा है। सो हम ये पॉइंट भी लिख लेते हैं दैट दीज ऑक्सीडाइज अदर्स बट रिड्यूसेस देमसेल्व्स। ये खुद को जो है रिड्यूस कर लेते हैं, यानी कि खुद अगर इनको मतलब ये इतने बड़े दानदाता होते हैं कि अगर इनको मतलब ज़रूरत पड़ जाए तो ये खुद की ऑक्सीजन निकाल के दे देंगे, भाई ले तू जी ले जाके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब इसका अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें, जिससे एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि आपको जो है अच्छे से जो हमारी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये भी हमारी कवर हो जाएगी अच्छे से। तो एग्ज़ाम्पल है हमारा एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट और वन सेकेंड या परमैंगनेट। और हम किसकी बात करेंगे, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो हैं हमारे काफ़ी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आर ऑक्सीडाइजिंग वन सेकेंड ऑक्सीडाइजेज एल्कोहल्स टू एसिड्स। ये क्या करते हैं, एल्कोहल्स में जो है ऑक्सीजन को ऐड करके उनको ये एसिड में चेंज करते हैं। ओके, सो और क्या होता है, तो हम इसकी जो है केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। दैट मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है इथेनॉल ले लिया। ओके, क्योंकि यही हमारे पास सबसे आसान एल्कोहल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट देंगे, इसको सिर्फ हीट देनी है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन नहीं अलग से लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा हम क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, एसिडिक हमारे पास था K2Cr2O7। ओके, इसके साथ भी जो है हम हीट ही देंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हमें देना है। और हमें क्या यहाँ पर मिल जाता है CH3COOH, जो कि एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो ये हमारे पास था इथेनॉल और ये हमारे पास हो गया है इथेनोइक एसिड। अब इनका नेमिंग कैसे करनी है उसका भी लेक्चर जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने फार्मूले तो लिख दिए हैं, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड का क्या फार्मूला है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। K2Cr2O7 जो है ये फार्मूला है हमारा किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। एंड ये जो KMnO4 वाला है ये है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन समाप्त तो होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की, जो कि है हमारी एडिशन रिएक्शन।
अब एडिशन रिएक्शन, हालांकि ये सारी रिएक्शन जो हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एडिशन रिएक्शन के हमें नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि इनमें बस हमें क्या करना है, ऐड करना है चीज़ों को। सिंपल सा फंडा है ना। सो इनमें जो है चीज़ों को सिर्फ ऐड करना है। अब देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अब हम यहाँ पर कार्बन की बात कर रहे हैं। सो हमने पढ़ा है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं एंड सिंगल बॉन्ड्स भी होते हैं। तो वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, एंड जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इन्हीं चीज़ों का खेल है। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो खुद को हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और ख़ुद को सैचुरेटेड बना लेते हैं। भाई मैंने आपसे क्या बोला था कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, वो परिपूर्ण होते हैं, एंड अनसैचुरेटेड अधूरे होते हैं। एंड everyone just wants to be like complete। सो यहाँ पर भी वही होता है कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो खुद में हाइड्रोजन ऐड करते हैं एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपना ये पॉइंट लिख लेते हैं, दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स add hydrogen in the presence of catalyst। ये आपको थोड़ा याद रखना है, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। in the presence of catalyst such as PD क्या है, पैलेडिनम, और निकल को हम Ni से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो सिंबल्स होते हैं, एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 30 एटॉमिक नंबर तक जो है सारी डिटेल्स याद कर लें। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडिनम और निकल टू गिव व्हाट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। भाई सबको परिपूर्ण होना है, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि ये हमारे कैटलिस्ट क्या होते हैं, क्या चीज़ हैं ये जो ये रिएक्शन में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। सो देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस हमारे होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट भी नहीं लेंगे, ठीक है, और उसकी जो रिएक्शन की जो रेट होती है, जो स्पीड होती है, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ओके, सो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं रिएक्शंस में, कि ये मतलब बीच में पड़ भी नहीं रहे हैं। ये वही हाल हो जाता है जैसे मोहल्ले में लड़ाई हो रही होती है एंड जो एक आंटी होती हैं वो ना ही तो बीच में पड़ रही होती हैं, लेकिन वो इतना ज़रूर करती हैं, या तो कहीं लड़ाई बढ़ा देंगी, कहीं उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो बीच में पड़ेंगी भी नहीं। सो ये वही आंटी हैं, ठीक है, कि रिएक्शन में पड़ भी नहीं रहे हैं बट उसकी स्पीड को ऊपर नीचे भी कर रहे हैं। ओके, सो ये अलग से सब्सटेंसेस होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दैट दीज आर सब्सटेंसेस दैट चेंज द रिएक्शन रेट without taking part in it। यानी कि उसमें ये पार्ट भी नहीं लेंगे और ये अपना खेल जमा के चले जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं अपने एग्ज़ाम्पल की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। हमने क्या देखा कि हमें अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करना है ना। सो यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, इनके आसपास जो है यहाँ पर ये आर नाम का कोई प्राणी चिपका हुआ है इनसे। यहाँ पर इन्होंने जो है निकल को यूज़ करा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज़ कर ली। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ से सिंगल बॉन्ड हटा देना है
और बाकी ये 4 तो लगे ही हैं, लगा दो इनको वैसे के वैसे। अब लगा दिया। अब एक बार चेक कर लो, 1 2 3, हर एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स हैं। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक एक हाइड्रोजन ऐड करना है। ओके, बस हमारी हो गई ये रिएक्शन। यहाँ पर हमने जो है कैटलिस्ट भी यूज़ कर लिया। ओके, अब देखिए यही चीज़ जो है हमारे यहाँ डेली की लाइफ में जो खाना पीना होता है उसमें भी यूज़ होती है। कैसे, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, ये जो तेल होता है, घी होता है, यहाँ पे यूज़ होता है। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि निकल कैटलिस्ट को यूज़ करके हम उनका हाइड्रोजनेशन करा देते हैं। ओके, सो हम अपना पॉइंट लिखते हैं दैट वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ nickel catalyst for hydrogenation। और ये बनाते क्या हैं हाइड्रोजनेशन करके, ये बनाते हैं एनिमल फैट, क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है और ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ओके, सो हम लिख देते हैं दैट वेजिटेबल ऑयल्स हैव unsaturated carbon chains। They form animal fat that have saturated carbon chain। तो खेल समझे भाइयों, सैचुरेटेड चेन। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बात क्या है कि ये जो सैचुरेटेड चीज़ें होती हैं, सैचुरेटेड चेन्स होती हैं, ये ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए, जो हमारी जो हेल्थ है उसके लिए ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, यानी कि एनिमल फैट जो है ये हमारा यहाँ पर सैचुरेटेड ज़रूर है, बट ये यहाँ पर हार्मफुल हो जाता है फॉर हेल्थ। भाई ये एनिमल फैट, पूरी दुनिया में फ़ैट को देख के लोग अनहेल्दी ही बोलते हैं। फैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, सो डाइट में एक प्रॉपर फैट रखें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर। ओके, सो एनिमल फैट जो कि सैचुरेटेड होता है वो हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ होता है। ओके, सो एंड जो अनसैचुरेटेड चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सही होती हैं। ओके, सो ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड चेन्स शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग। ऑयल्स containing unsaturated chains should be used for cooking। इसीलिए बोला जाता है कि डालडा घी का इस्तेमाल ना करें और सरसों के तेल में पूड़ियाँ बनाकर खाएं, है ना। वो आपको ज़्यादा मतलब हेल्दी रहता है अगर आप पूड़ियों के शौकीन हैं, वरना वैसे तो पूड़ियाँ ही नहीं खानी चाहिए, अनहेल्दी होती हैं। बट या ऑयल्स जो होते हैं वो थोड़े मतलब हेल्थ फ्रेंडली होते हैं क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं। इसमें कोई ऑयल्स का कोई मतलब रुतबा नहीं है, वो अनसैचुरेटेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ हेल्दी। ओके, वरना मतलब भर का काम वो भी कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। क्या होता है इनमें, दैट वन आयन इज रिप्लेस्ड बाय अदर। इनमें सिर्फ बदला सट्टी हो जाती है कि मेरा तू रख ले, तेरा मैं रख लूँगा। ओके, सो इनमें जो है चीज़ें मतलब एक आयन आता है वो दूसरे आयन को
रिप्लेस कर देता है रिएक्शन में से, उसको हम बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम कार्बन के चक्कर में इसमें बात करें तो कार्बन चेन्स को हम एग्जांपल लेके लिख लेते हैं, देख लेते हैं। क्लोरीन को एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्लोरीन जो है वहाँ पर आया है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। सो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन कैन रिप्लेस ऑल द हाइड्रोजन्स ऑफ कार्बन चेन। क्लोरीन कैन रिप्लेस all the hydrogen atoms from the carbon chain। इतनी पावर होती है भाई क्लोरीन की, देख रहे हो। ओके, चलिए हम आगे भी लिख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कार्बन चेन वन बाय वन लिखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकट्ठा नहीं सारे हाइड्रोजन भर ले जाता है, वन बाय वन निकालता है। पहले एक निकाला, फिर अपना एक एटम डाला, फिर दो निकाले, फिर अपने दो डाले, इस तरीके से। ओके, इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो किस तरीके से होता है उसकी हम केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम वही अपना रेगुलर लेते हैं, सबसे इजी, जो आपको अच्छे से समझा दे चीज़ें। इसमें हमें कुछ नहीं, एच न्यू हमने लिखा है, जिसका क्या मतलब है, सनलाइट। बस हम हल्की सी धूप में ये काम कराते हैं, ठीक है। कोई इसके लिए एकदम तोड़ फाड़ वाली, एकदम धधकता हुआ धुआं वाली आग नहीं चाहिए। ओके, सो CH4 + Cl2 ये क्या है, मीथेन है। नेम्स याद होने चाहिए आपको, मीथेन है। अब मैंने क्या बोला था कि क्लोरीन जो है वो एक एक करके हाइड्रोजन निकालता है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं। अब प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाला तो उसकी जगह पे एक क्लोरीन लगा दो। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन बचा है, इसका एक हाइड्रोजन निकला है, तो वो दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं और बना लेते हैं HCl। ओके, अब ये बोलता है मुझे भी जाके लड़ना है क्लोरीन के साथ, तो भाई क्लोरीन बोलता है आजा तू भी। तो यहाँ पर फिर से इनकी लड़ाई होने लग जाती है, और यहाँ पर फिर से जो है हमारी सनलाइट हमारा पूरा साथ दे रही होती है। तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ पर CH3 है, यानी कि 3 हाइड्रोजन है। यहाँ से हमें क्या करना है, एक और हाइड्रोजन निकाल देना है, और बचेंगे 2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्लोरीन ऑलरेडी है एंड एक क्लोरीन और आ जाएगा, तो CH2Cl2। अब फिर से यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला है और एक क्लोरीन बचा है, तो वो अलग बना लेते हैं। और इसी तरीके से जो है सारे के सारे हाइड्रोजन्स ये निकाल देता है, और लास्ट में बचता है CCl4। चलिए हम वो भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये सेकंड वाले की बात करें, इसकी जब हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो यहाँ पर कितने बचे, Cl2 थे ऑलरेडी, एक और आ गया, सो CHCl3 बन गया एंड HCl। अब इसको फिर से ले लेते हैं CHCl3, क्योंकि अभी एक तो हाइड्रोजन बचा है ना, इसे भी तो क्लोरीन जब तक नहीं ले लेगा तब तक नहीं मानेगा। तो ये बचा है, ये भी चला जाता है, ऑलरेडी 3 थे और एक और आ जाता है, तो CCl4 + HCl। अब यहाँ पर देखिए CH4 था एंड CCl4 बन गया, सारे हाइड्रोजन्स निकाल दिए ना उसने, यही तो वो चाहता था, यही तो वो दिखा रहा था। सो ये जो है यहाँ पर हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसको क्लोरीन जो है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ यार लाइक एंड शेयर किया करो, आप लाइक नहीं करते हो। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बॉस। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।